हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, बिजनेस स्टडीज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है और उसमें आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा 16 मार्क्स का था, इंक्लूडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, और आज हम 14 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है बिजनेस स्टडीज़ की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से चैप्टर 1 एंड 2 भी कवर कर सकते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां मैंने करवा रखे हैं। उसमें मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से केस स्टडी से हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, तो केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो सब मैंने वहाँ अच्छे से करवा रखा है। ओके, तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब आप तक इजीली पहुंच जाएं। सो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी आपको मिलते रहें। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, आप सभी को पता है 20 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे, तो मैं हर सीरीज में आपको 1 या 2 MCQs भी कवर करवा रही हूँ। अगर आपको पर्टिकुलरली MCQs चाहिए बिजनेस स्टडी के, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की क्लास बना के चैनल पर अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज हम 1 या 2 MCQs साथ में करते रहेंगे, ताकि प्रैक्टिस ना खत्म हो। आपकी प्रैक्टिस रहेगी MCQs को कैसे टैकल करना है, ये सब भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द स्टेप in the planning process where other managerial functions also curve into the picture। तो क्वेश्चन आपसे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। फॉलोइंग एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो कौन सा स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का है? वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो जो प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो सभी आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। प्लानिंग प्रोसेस में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स को अच्छे से याद करके जाइएगा। किसी भी तरीके से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसमें इम्प्लीमेंटिंग द प्लान जो है वो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारी NCERT बुक्स में से है, जिसमें आपको डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप सभी को पता है डीमोनेटाइजेशन क्या है। अगर नहीं पता तो शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है डीमोनेटाइजेशन की, GST की, तो आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको डीमोनेटाइजेशन क्या है, GST क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो डीमोनेटाइजेशन हमारा नवंबर 8, 2016 में हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। क्लियर। उसकी जगह न्यू करेंसी नोट्स आए थे 500 के और 2000 के, जो कि इशू किए गए थे RBI के थ्रू। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका डायमेंशन से आएगा। सेम टाइम पर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं। तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और डीमोनेटाइजेशन के फीचर पूछे जाएंगे, या डीमोनेटाइजेशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन करके जाइएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि सीरियसली बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे CBSE ने पूछ लिया। तो सबसे पहले डायमेंशन देखिए। जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क्स का है तो ज़्यादा आपको उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, अगर 6 मार्क्स का है तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव आर। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि हम बता क्या रहे हैं, क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है हम वही बता रहे हैं। तो हम पहले लिख देंगे द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये तीनों डायमेंशंस के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो अब इसमें से पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। कब किए? मिडनाइट ऑफ नवंबर 8, 2016। तो ये हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया। लीगल डायमेंशन की बात करें तो लीगल डायमेंशन में हमारा आ जाएगा 500 and ₹1000 करेंसी नोट कीज टू बी अ लीगल टेंडर फ्रॉम दैट डेट।
सो लीगल टेंडर की बात हो गई तो एक लीगल डायमेंशन हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इस पैराग्राफ में से टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आपको कहाँ दिख रहा है? तो इस लाइन में आपको टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन दिख रहा है, क्योंकि इधर ई वॉलेट, डिजिटल कैश, सेल मशीन्स, तो ये सारी बातें हो गई। तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस कब होगी? जब हम डिजिटली पेमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो है वो हमारा डिजिटल हो गया। सो ये एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हुआ। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल हर टाइप के डायमेंशंस होते हैं जो चेंजेस आते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ के थ्रू बताना होगा कहाँ पर आपको पॉलिटिकल डायमेंशन है, कौन सा लीगल है और कौन सा टेक्नोलॉजिकल है। क्लियर हुआ? तीनों डायमेंशन अच्छे से क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं और फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या फ़ायदे थे डीमोनेटाइजेशन करने के। डीमोनेटाइजेशन के जितने नुकसान हुए थे उसके साथ कुछ फ़ायदे भी हुए थे। देखिए, मैंने जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन पे एक क्लास बना रखी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डीमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री, फीचर्स, लिमिटेशंस सब करा रखा है। तो आप वहाँ से अगर कवर करेंगे तो आपका ईजिली डीमोनेटाइजेशन कवर हो जाएगा। बहुत छोटी वीडियो है तो ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी को कवर कर लीजिएगा उस वीडियो से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखते हैं फीचर डीमोनेटाइजेशन के। सो ये कुछ फीचर्स हैं। एक्टेड एज मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर टू अवॉइड टैक्स इवेशन, मेजर ऑफ चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, कैशलेस कैशलाइट इकोनॉमी, कर्बिंग ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। तो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था जो फेक करेंसी है उसको बाहर लाया जा सके, ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, करप्शन जो हो रहा है, उन सब की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ये सब किया गया था, ठीक है। तो जिस तरीके से फ़ायदे हैं डीमोनेटाइजेशन के, उतने ही नुकसान भी थे डीमोनेटाइजेशन के। तो फ़ायदा तो बेसिकली यही था, जितनी ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन वगैरह हो रहा है उन सबको दूर किया जा सके, तो इसलिए करेंसी ही चेंज कर दी। तो काफ़ी सारे लोगों के पास काला धन निकला था और गवर्नमेंट का बेसिक एम यही था जो ब्लैक मनी है उसको बाहर लाया जा सके। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखा और फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ आपको विद एक्सप्लेनेशन आंसर समझाया है। तो आप अगर आंसर को इस तरीके से भी लिख के आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, जो प्रेजेंटेशन होती है आपके आंसर की वो बहुत मैटर करती है। एक एग्जामिनर यही चाहता है कि जो भी आंसर शीट उसके पास आए वो इजीली उस आंसर शीट को चेक कर पाए, उसे उस आंसर शीट को चेक करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आंसर की जो प्रेजेंटेशन है, आंसर को जो लिखने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। सो ब्लैक एंड ब्लू पेन ये दोनों लेकर जाने हैं आपको, ताकि ब्लैक पेन से आप अपना टाइटल लिखें, देन उसके सब पॉइंट्स लिखें। ओके, क्लियर हो गई मेरी सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लानिंग से है। प्लानिंग की प्रोसेस पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपसे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए अपने क्वेश्चन का कि मेन कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स, एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पूछ लिए इन्होंने आपसे और कह दिया कि 4 स्टेप्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप इसकी हेडलाइन लिखेंगे, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो प्लानिंग प्रोसेस आप बताएंगे, फिर उसके चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और उन पॉइंट्स को भी आपको हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से। ओके, सो ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन आपके लिए कंपल्सरी हैं, उससे आपका आंसर अच्छा दिखेगा। सो प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करना, फिर प्रीमाइसेस को डेवलप करना, फिर आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्टिव का, एंड लास्ट वन इज इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो लास्ट में तो इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, EDIE, एस्टैब्लिशिंग, डेवलपिंग, आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग। दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। क्लियर हुए? सो जो ये प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं अच्छे से करके जाइएगा। आपसे प्लानिंग प्रोसेस के, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज पूछ ली गई हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है प्लान की, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे।
तो क्वेश्चन की जितनी वेटेज हो, लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स या 3 ऑब्जेक्टिव्स देंगे और 3 स्ट्रेटजीज देंगे। क्लियर? और अगर ज़्यादा मार्क्स का है, लाइक 6 मार्क्स का है, तो आप 4 दोनों के दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, कम लिखना, और अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना टाइम मैनेज कर कर चलना है। कितने क्वेश्चन कितने टाइम लिमिट में करने हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन में लिख कर आना है। अगर कोई क्वेश्चन है, बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी उसमें लिखना है। आप टॉपिक पढ़िए और उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत ज़रूर लिखें, बट कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने हैं। ध्यान रखेंगे मेरी सभी बात? तो देखिए, इन सबके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा और स्ट्रेटजीज। तो इसकी 2 या 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, हमने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, स्ट्रेटेजी पढ़ी। अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे लिमिटेशंस भी प्लानिंग की पूछ ली जाती है। तो आपको 3 लिमिटेशंस बतानी है प्लानिंग की, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगेन आप इस तरीके से उसे हाईलाइट करेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्या आप आंसर दे रहे हैं। फिर आप उन्हें पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग्स मे नॉट वर्क इन एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो अब देखिए, एक पॉइंट देख लेते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को किस तरीके से रिड्यूस करता है प्लानिंग? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्लानिंग की, और जो मिडल मैनेजमेंट होता है वो इम्प्लीमेंट करता है प्लान को, बट दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट एंड हेंस क्रिएटिविटी स्किल सेट्स ऑफ दिस मैनेजर रिड्यूसेस। तो जो डिफरेंस होता है टॉप लेवल का और मिडल मैनेजमेंट का, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो क्रिएटिविटी और स्किल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो आप एक बार जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हों उनमें से आप अपना प्लानिंग से रिलेटेड लिमिटेशंस, फीचर्स, स्ट्रेटजी, प्रोसेस, ये सब कवर ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, याद करना आपके ऊपर है, याद आप करेंगे। तो मेरी यही सजेशन है, 2 या 3 बार सब चीज़ों को आप रिवाइज करें और लिख कर प्रैक्टिस करें। जितना अच्छे से आप लिखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने हैं स्टेप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोसेस पूछ रहा है ऑर्गेनाइजिंग की। तो आप सभी ने अगर प्रोसेस पढ़ी होगी ऑर्गेनाइजिंग की तो आप इजीली उसको भी आंसर कर सकते हैं। तो अगेन आप उसको हाईलाइट करके बताएंगे कि हम क्या बता रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बता रहे हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स बता रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम किसी प्रोसेस को? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और काम को डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे उस काम का छोटी छोटी जॉब्स में। और जब हम उन्हें छोटे छोटे जॉब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। कौन सा पर्सन किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। क्लियर? समझ आया? तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? स्किल के अकॉर्डिंग। किसी पर्सन में कितनी स्किल है, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग डिवीजन करेंगे हम वर्क का। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क जो सिमिलर जॉब्स होंगी उनको ग्रुप्ड कर देंगे और एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। यानी कि हम जब सब डिविजन्स कर रहे हैं तो उन सबका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना देंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने डिवीजन किया वर्क का, फिर उसका ग्रुपिंग किया, फिर उसको डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। तो इनको भी 2 तरीकों से किया जा सकता है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है और कॉमन फंक्शन होता है। एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है? तो एक ग्रुप होते हैं जिसमें एक प्रोडक्ट का ग्रुप है और एक डिपार्टमेंट है, और कॉमन फंक्शंस का ग्रुप है और 1 डिपार्टमेंट है। तो दोनों तरीके आपको समझ आ गए डिपार्टमेंटलाइजेशन के, फंक्शनल एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। बाकी के स्टेप देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ड्यूटीज असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किल एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है? एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन बना रहता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। तो आप सभी को पता होगा ये स्टेप।
जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है। तो हर डिपार्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, काम में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग के सभी स्टेप्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टेप्स ज़रूर करके जाने हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग के हों, चाहे प्लानिंग के हों, चाहे अदर चैप्टर्स के हों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये पता होना चाहिए। और फीचर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी जिसमें रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होती हैं और क्लियर अकाउंट होता है सभी जॉब्स की पोजीशंस का। ठीक है, एक फॉर्मल वे में चल रही है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहा है। फीचर क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, अगेन आप हाईलाइट करेंगे इसे, फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके पॉइंट्स बताएंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फीचर है हमारा इंटर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। जब फॉर्मल वे में कोई चीज़ चल रही है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स तो होंगे ही, तो तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे वे में, एक फॉर्मल वे में चलती है, राइट। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, काम को उसी तरीके से बांटा जाता है, कौन कौन से काम को कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम का डिवीजन होता है। एंड इट इज़ मोर स्टेबल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो दैट्स वाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल। तो फॉर्मल आपको समझ आ गया, इनफॉर्मल भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी से है। यहाँ पे आपको एक केस दे दिया गया, पैराग्राफ दे दिया गया, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए गए और आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, फिर आप खुद ही इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ पढ़ के ये समझना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूरा है, आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज बाय अमन चड्ढा। अमन चड्ढा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगता है इस पैराग्राफ के थ्रू, उस कॉन्सेप्ट के आपको 4 इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा है और उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होगा। फिर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंस आपको उस कॉन्सेप्ट की बतानी होगी। क्लियर? तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी पैराग्राफ को पढ़ने में, पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो देखिए, कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्ढा इन द अबव केस इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है अमन चड्ढा ने। क्लियर? तो बेसिकली डेलीगेशन जो होता है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, एक क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो इजीली एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। ओके, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की बात करें, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमसे 4 डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस पूछी गई है, कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट अमन चड्ढा ने यूज किया है। तो उसकी 4 इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अच्छा काम करके दें, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अच्छा काम करना चाहिए, एंड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। तो बाकी सब पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं आपका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो जो सुपीरियर होता है और जो सबॉर्डिनेट होता है, ये आपको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उन दोनों के बीच में एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो क्लियर हुआ डेलीगेशन आपको अच्छे से, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसे पढ़ के जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ बेस्ड है। तो पहले अमन चड्ढा थे, अब समीर गुप्ता आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता। तो समीर गुप्ता ने अपनी कंपनी में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है आपको ये बताना है थ्रू दिस पैराग्राफ, जिसके थ्रू वो अपनी कंपनी को ग्रेटर हाइट्स पे पहुंचाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इनसे रिलेटेड आपकी 3 इंपॉर्टेंस बतानी है। तो पहले आपको डेलीगेशन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंस पूछी गई, कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछा गया। इसी तरीके से आपसे डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। हो सकता है दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अलग अलग करवाया है। सबसे पहले मैंने आपको डेलीगेशन कराया, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे वीडियो पोस्ट करके तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है, और फिर आप उसकी 3 इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली। तो देख लेते हैं जल्दी से।
तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया है, तो आपने बता दिया कॉन्सेप्ट यूज डिसेंट्रलाइजेशन। पूरा बता कर कि अमन गुप्ता जो है उनकी कंपनी है, उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया है डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पर। फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है 3, यहाँ पर मैंने आपको 4 दे रखी हैं। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है उसका जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स को इनिशिएटिव दिया जाता है कि वो भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करें। डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजरल टैलेंट को डेवलप करते हैं, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी तो एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू डेवलप न्यू स्किल्स, वो ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी पर्टिकुलर एक बंदे पे काम नहीं निर्भर है, सब लोग अपना अपना काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल्स दिखाएंगे, ठीक है। सो इट मेक्स दैम बेटर फ्यूचर मैनेजर, तो आगे चलकर वो एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रॉम्प्ट डिसीजंस। सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है मोर फ्रीडम टू लोअर लेवल मैनेजर, जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं उनको भी पूरी फ्रीडम दी जाती है टू टेक देयर ऑन डिसीजन, वो भी खुद के डिसीजंस ले सकते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, ओके। तो उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी हायर लेवल से लेने की, और इसके थ्रू हेल्प होती है क्विकर एंड बेटर डिसीजन लेने की। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत अच्छी प्रोसेस है एक मैनेजमेंट के लिए, एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन जो होगा वो अपना बेस्ट काम करेगा अपनी कंपनी में, ताकि उसकी भी ग्रोथ हो और कंपनी की भी ग्रोथ हो, ठीक है। तो समझ आया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई होप जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टेप्स, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस, वो सब आप इजीली कवर कर लेंगे अब, क्योंकि टॉपिक मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये भी आपको बता दिया है। सो आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्लास लेना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी क्लासेस के लिंक दे दूंगी, वहां से आप लास्ट क्लास को कवर कर सकते हैं और डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी को कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।